है ना? स्टार्ट हो गया। आज हम नई यूनिट पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या है बच्चों? हैं? वेस्ट। बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो रखने लायक जो बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, रखने लायक नहीं है। और कोई है। एक्सिस में है? और हैं? और कुछ कहोगे? एक होता है वेस्ट प्रोडक्ट, एक होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। दो चीजें होती है ना, वेस्ट प्रोडक्ट और एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना? क्या डिफरेंस है दोनों में? ऑल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर वेस्ट प्रोडक्ट, बट ऑल वेस्ट प्रोडक्ट आर नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना? कुछ चीजें आपके शरीर के लिए बेकार हैं, लेकिन हमने उन्हें एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन की श्रेणी में नहीं रखा है। लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें हमने किस में रखा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की श्रेणी में रखा है। तो सबसे पहले तो हमें ये थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना? देखो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या वास्तव में? बेसिकली वो हार्मफुल प्रोडक्ट जो किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू बने हैं। क्या बने हैं? मेटाबॉलिकली सेल के अंदर प्रवेश करने के फलस्वरूप बने। मेटाबॉलिक कोई प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रवेश किया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई और बाय प्रोडक्ट बना, और वो बाय प्रोडक्ट हार्मफुल है, तो वो क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अगर वो सेल के अंदर उसकी एंट्री नहीं हुई लेकिन हार्मफुल तो है, तब हमने उसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं कहा। जैसे आपने देखा होगा कि जो फीसिस है, जो डाइजेशन के फलस्वरूप बनती है, उसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? थोड़ा वेस्ट हो गया। अमोनिया है उसमें, फीसिस में। मल में मल त्याग करने को हमने एक्सक्रीशन नहीं कहा। क्या कहा उसे? बताओ। अगर न्यूट्रिशन में आप देखें, सबसे पहले क्या होता है? पहले तो इंजेक्शन। नंबर 2 डाइजेशन। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन। नंबर 4 एसिमिलेशन। और नंबर 5 है एक्सक्रीशन। इजेशन है, एक्सक्रीशन नहीं है वहां। क्या है? इजेशन है, एक्सक्रीशन नहीं कहा उसे, है ना? वहां इजेशन शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बना है वो सेल के अंदर नहीं गया। डाइजेशन कहां हुआ? ल्यूमेन में। डाइजेशन कहां हुआ है? हाँ, उसके बाद डाइजेशन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट्स बने, अब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू सेल में प्रवेश करेंगे। ग्लूकोज बना, वो जाएगा सेल के अंदर। ग्लूकोज क्या हुआ? ग्लूकोज बनाना, ये सेल के अंदर प्रवेश किया, और सेल के अंदर जब ये टूटा तो क्या बना? CO2 एंड H2O। प्रोटीन्स जब जाते हैं, कौन जाते हैं? प्रोटीन यानी एमिनो एसिड्स सेल के अंदर जाते हैं। एमिनो एसिड कहूंगा, सेल के अंदर गए, और वो क्या क्या बना सकते हैं? NH3 यानी कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये बन सकते हैं। ऐसे ही फैट,
लेकिन हार्मफुल भी। दूसरा शब्द क्या है? हम यह दो बने, हार्मफुल कौन है? ये। तो ये हार्मफुल नहीं है, तो एक्सक्रीशन की श्रेणी से बाहर हो गया ये हार्मफुल है क्या? ये तो इसलिए तीनों टिक हो गए, है ना? फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन बनाते हैं। फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन बनाते हैं। दोनों के दोनों क्या है? लाभदायक है, इसलिए वो उस श्रेणी में नहीं आए। कुछ प्यूरिन्स जब टूटते हैं, क्या टूटते हैं? प्यूरिन्स, तो वो भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना देते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो एक्सक्रीटा की श्रेणी में आ जाते। इस शब्द पे जोर चल रहा है फिलहाल कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? ऑल हार्मफुल प्रोडक्ट which are produced by metabolic activity या metabolically in our body, in our body। हमारी बॉडी में जो उपापचय के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ बनते हैं, वही क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। ठीक है, वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसके अलावा कुछ आपने देखा, कुछ आयंस भी बन जाते हैं। कुछ क्या बन जाते हैं? आयंस। क्या? जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये आयंस भी बन जाते। ठीक है, इनका बैलेंस वाटर के साथ, इनका तो क्या कहलाएगा? ओस्मो रेगुलेशन। जब हम इन प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं तो वो एक्सक्रीशन है, और जब कुछ आयंस हैं उनके साथ हमारी बॉडी के अंदर वाटर और उनका बैलेंस हम मेंटेन करके रखते हैं, इट इज ओस्मो रेगुलेशन। तो हम एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन को साथ के साथ लेकर चलते हैं। किसी प्राणी के भीतर एक्सक्रीशा भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्सक्रीशन ऐसे ना हो जाए भाई कि ओस्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाए। मेंटेन रहना चाहिए, वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो यही हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि भैया एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कैसे प्राणियों के भीतर होता है, उन सब बात को हम इसमें जान। ठीक है, जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, मेनली जो एक्सक्रीटा है सबसे महत्वपूर्ण वो कौन है? नाइट्रोजीनस वेस्ट। क्या है? नाइट्रोजीनस वेस्ट। नाइट्रोजन किसमें होती है? प्रोटीन्स में। प्रोटीन डाइजेशन के फलस्वरूप क्या बना लेते हैं? एमिनो एसिड्स। और जब ये एमिनो एसिड मेटाबॉलिकली सेल के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या बना लेते हैं? दे कैन बी फॉर्म अमोनिया, दे कैन फॉर्म यूरिया, दे कैन फॉर्म यूरिक एसिड। तो इन तीनों की नेचर हमें पता होनी चाहिए, अमोनिया की भी, यूरिया की भी, एंड यूरिक एसिड, है ना? क्लियर हुई ये बात? इसके अलावा दूसरे आयंस मैंने बता दिया आपको, ये आयंस भी बनते हैं, लेकिन इनका बैलेंस रखना है। इनका क्या रखना है? बैलेंस। इन्हें बाहर निकालना है शरीर से जल्दी। इन सब में अगर हम देखें तो सबसे पॉइजनस, सबसे विषैला कौन है? अमोनिया। सबसे विषैला कौन है? अमोनिया। ये सबसे हार्मफुल है। और लिस्ट हार्मफुल और लिस्ट पॉइजनस कौन है? यूरिक एसिड। सबसे हार्मफुल कौन है बच्चों? अमोनिया। और लिस्ट हार्मफुल क्या है? यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया की अगर हम बात करें, NH3, पढ़ा है अमोनिया आपने? अमोनिया गैस कितने बच्चों ने पढ़ी? सभी ने पढ़ी होगी। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज याद आ रही है इसकी? क्या एक फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ मेन जो अमोनिया के बारे में है? हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन
वाटर बहुत ज्यादा घुलनशील है पानी में। इट मीन्स अगर हम अमोनिया के रूप में, किस रूप में, अमोनिया के रूप में इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो कैसे बाहर निकलेगी, वाटर में, और हाईली सोल्यूबल है। तो अमोनिया के रूप में बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए, वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर चाहिए। क्या चाहिए, एक्सेस ऑफ वाटर चाहिए। एक्सेस ऑफ वाटर किन्हें मिलेगा, एक्वेटिक एनिमल्स। किन्हें मिलेगा, और एक्वेटिक एनिमल भी कौन से, जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं। एक्वेटिक एनिमल भी कौन से, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब समझते हैं ना, मैराइन वाटर नहीं है जिसमें ऑलरेडी साल्ट ना घुले हुए है ना, तभी तो ये डिफ्यूजन के द्वारा जाएगी उसमें और फिर बाहर निकलेगी। जब यूरिया के बारे में दो बातें पता लग गई आपको, क्या, नंबर एक, हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस है। सॉरी, अमोनिया के बारे में दो बातें पता लग गई, एक तो ये हाईली पॉइजनस है, नंबर दो, वाटर में हाईली सोल्यूबल। हाईली पॉइजनस होने के लिए, होने के का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा हार्मफुल, मोस्टली सबसे ज्यादा हार्मफुल, इसलिए इसे बॉडी में जहां ये बनती है वहीं से निकाली जाती है। जहां ये बनती है, अगर इस रूप में हमें निकालनी है तो ये शरीर के भीतर जहां बनती है वहीं से उनके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है कि भाई जल्द से जल्द बाहर, या उन ऑर्गन से निकाली जाती है जहां एक्सपोज हो आउटर का, आउटर का क्या हो, एक्सपोज। इस घटना को, अमोनिया के रूप में एक्सक्रीटा को बाहर निकालने को अमीनोटैलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टैलिज्म। और ऐसे एनिमल जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक है जो अमोनिया के रूप में अपने एक्सक्रीटा को बाहर निकालने, वो क्या है, अमोनोटेलिक है। और ये घटना क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अमोनोटैलिज्म। दोनों टर्म्स आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, अमोनोटैलिज्म भी है और अमोनोटेलिक भी है। अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं और जो प्रोसेस है इसे बाहर निकालने का वो क्या कहलाता है, अमीनोटैलिक्स। ठीक है, ये बात तो इस बच्ची ने बताई दी। सामान्यतः किसमें होती है, ये किसमें होती है, एक्वेटिक एनिमल्स। किसमें होती है, एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में है सामान्य। अब जब पानी को छोड़कर जंतु कहां पहुंचे, जमीन पर, पृथ्वी पर पहुंचे। अब उनके लिए इस रूप में अमोनिया को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी नहीं है, इतना पानी नहीं है, पानी की कमी है, पानी की कमी है। अब इसका मतलब ये हुआ, पानी की कमी अगर है तो ये नाइट्रोजन वेस्ट दूसरे ऐसे रूप में निकाले जाएंगे जहां पानी मॉडरेट हो, यानी ना तो बहुत कम हो और ना बहुत एक्सेस में। ऐसी कंडीशन में जो पदार्थ बनता है वो कौन है बच्चों, यूरिया। ये अमोनिया की अपेक्षा क्या है, कम हार्मफुल है, और इसे अमोनिया की अपेक्षा बहुत कम पानी चाहिए। जो यूरिया बाहर निकालते हैं उन्हें ये प्रोसेस क्या कहलाना चाहिए, यूरियो टैलिज, है ना, और ऐसे जंतुओं को यूरो टैलिक। अच्छा ये बताइए, एक बात पूछ लेते हैं, आप कौन है, यूरियो टैलिक, है ना। अभी बताएंगे हम एक चीज और, अभी इसके देखो, ये जो टर्म आई है ना, ये एक और आएगी यूरिकोटैलिक। ये टर्म्स
का मतलब ये है कि मेजर पार्ट इस रूप में निकाल, मेजर पार्ट बॉडी का एक्सक्रीट। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीजें बनती ही नहीं, बनती तो है, लेकिन वो मेजर रूप में नहीं बनती। मेजर रूप में इस रूप में बनता है और इसी रूप में बाहर निकाला जाता है, इसलिए कहा गया है ना। ऐसा नहीं है कि जो यूरिकोटैलिक होंगे उनमें यूरिया नहीं बनेगा, बनता है। उनमें अमोनिया नहीं बनता, बनता है। जो यूरियोटिलिक है उनमें अमोनिया बनता है, बनता तो है, लेकिन एक्सक्रीटा जिस रूप में मेन रूप में निकाल रहे हैं उसी आधार पर उन्हें उस श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर दैट। अब कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें पानी की और ज्यादा स्कार्सिटी है, बहुत ज्यादा कमी है पानी की, चाहे उनकी हैबिट के कारण। अब मान लिया बर्ड्स को ही देखें, बर्ड्स में क्या खास बात है, हैं? बर्ड में क्या खास बात है? भैया बर्ड्स को उड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? इतनी सी बर्ड, और शरीर का 70 से 80% वाटर होता है आपकी बॉडी में, सेल्स में, है? तो पानी लिए घूम रही है, क्या लिए घूम रही है? तो उसकी फ्लाइट में डिस्टर्ब होगा। फ्लाइट अगर डिस्टर्ब करेगी तो उसकी जो मेटाबॉलिक जो दूसरी एक्टिविटीज है जो वो करती है घूमने के दौरान, भोजन ढूंढना, भागना, बचना, इधर उधर टहलना, ये सब प्रभावित होंगे। तो भैया उसे अपनी बॉडी का वेट कम से रिड्यूस करना है। वेट क्या करना है? रिड्यूस करना है, स्कार्सिटी रखनी है पानी की। दूसरे रेप्टिलियंस। कौन? रेप्टिलियंस ज्यादातर कहां रहते हैं? रेप्टिलियंस ड्राई, ड्राई एटमोस्फेयर में रहते हैं। कहां रहते हैं? ड्राई में रहते हैं। ऐसे ही कुछ इंसेक्ट्स जो एक्वेटिक नहीं है, वो इंसेक्ट जो एक्वेटिक नहीं है, उनमें भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो ऐसा है जिसमें बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, और वो प्रोडक्ट का नाम क्या है? यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। वो प्रोडक्ट क्या है बच्चों? यूरिक एसिड। इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता है। ये पैलेट या पेस्ट के रूप में एक्सक्रीटा बाहर आता है। किस रूप में आता है? पैलेट या पेस्ट के रूप में। घर में कोई सा रेप्टाइल रहता है आपके? जो आपके घरों में रेप्टाइल पाया जाता है उसका नाम बताओ। हाँ, बॉल लिजार्ड, है ना? पैलेट देखे उसके? देखे? देखे? पैलेट्स देखे? छिपकली की बीट देखी है? हैं? कितने, किसने देखी है? तुमने? छिपकली की बीट तुमने देखी है? किस किसने देखी है? अब इस बात को मैं दो तरह से कह सकता हूँ। यही देखते हो क्या? सफाई करते हुए। हाँ, ये दूसरा पॉइंट यही था। और जिसने देखी है इसका मतलब सफाई वही करता है अगर इसने देखी है। दूसरा पॉइंट यही था। जिसने नहीं देखी इसका मतलब वो सफाई नहीं करता अपने घर में। अपनी किताबें पढ़ी है जहां जो की तू पढ़ी है, कपड़े पड़े हैं जहां पड़े हैं, हाँ वो भी करते हैं तो निकल आती है ना। हाँ बच्चों, ये जो यूरिक एसिड है रेप्टाइल्स में और एव्स में, बर्ड्स में और कुछ इंसेक्ट्स में, कुछ इंसेक्ट्स में उनका एक्सक्रीटा यूरिक एसिड ही होता है, और वो उनका फीसिस के साथ ही मिक्स कर देते हैं वो सब। जो फीसिस होती है उसके, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? क्लोएका। क्या पाया जाता है? क्लोएका है इनमें, है ना। और क्लोएका में ऐसा है कि 3 ओपनिंग है क्लोएका की। क्लोएका में तो 3 तरह की ओपनिंग है। यहां पर पानी की कम से कम जरूरत है। ये काफी देर तक इस एक्सक्रीटा को अपनी बॉडी में रख भी सकते हैं। आप भी रख सकते हैं, यूरिया को रोक सकते हैं अपनी बॉडी में, लेकिन एक निश्चित समय के लिए। उसके बाद आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाए। अमोनिया तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, ये तो तुरंत एक्सक्रीट करनी होती है। इसलिए कहां पाए जाते हैं? किन में पाया जा रहा है? वाटर में। 2 कारण हो गए, है ना। हाईली विषैली है तो तुरंत छोड़नी है, पानी चाहिए। तो इसलिए तीनों में अंतर है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। इसलिए 3 डिफरेंस है। यहां बेसिक बात इन्हीं की करें, यही मेन एक्सक्रीटा है।
प्राणियों के शरीर के यही बेसिक एक्सक्रीटा हैं जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के थ्रू बाय प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं और हार्मफुल होते हैं। अब आपने एनिमल किंगडम में फाइलम पढ़ा है, पढ़े हैं? उसमें आपने क्या पढ़ा है? कुछ छोटे जंतु पढ़े हैं, कुछ बड़े जंतु पढ़े हैं, छोटे जंतु पढ़े हैं, बड़े जंतु पढ़े। एक जंतु सबसे छोटा, सबसे पहला एनिमल किंगडम तो कौन है? हैं? पॉरीफेरा है। उससे पहले भी चलते हैं प्रोटोजोन्स में, जो अलग फाइव जो किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो एक और फाइलम आता है, फाइलम प्रोटोजोआ। कौन सा फाइलम आता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन है? आप देखा एमीबा पैरामीशियम जैसे जंतु प्रोटोजोन्स ही है ना? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिनेंट्रेटा, टीनोफोरा, है ना? कहाँ है ये? पानी में। कहाँ है ये? पानी में। पानी बहुत है इनके पास, पानी बहुत। बोनी फिशेस। कौन? बोनी फिश। बोनी फिश जनरली फ्रेश वाटर में रहती है। बोनी फिश जनरली कहाँ रहती है? फ्रेश वाटर में। एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, इन सब का एक्सक्रीटा कौन है? अमोनिया है। इन सब का एक्सक्रीटा कौन है? ये अमोनिया के रूप में अपने शरीर से नाइट्रोजीनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है? कैसे निकालते? क्या ऑर्गन है इनकी बॉडी में? इनमें अगर प्रोटोजोआ में देखें तो क्या है? हाँ? जनरल बॉडी, प्रोटोजोन्स की जनरल बॉडी सरफेस क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पे हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? लेकिन बाकी में क्या कहेंगे? चाहे कोरिफर्स हो, चाहे सिलेंट्रेट हो, चाहे टीनोफर्स हो, उन्हें क्या कहेंगे बच्चे? जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा कोई नहीं बोलेगा। बेटा बहुत आसान सा सवाल। पोरीफेरा का नाम सुना है? कौन आते हैं पोरीफेरा में? पोरीफेरा एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम। इसके अंतर्गत कौन रखे गए हैं? ये सवाल मैं कौन कितनी बार पूछ रहा हूं। जब भी पोरीफेरा का नाम आता है तो मैं प्रश्न जरूर पूछता हूं, क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिलता। पहले बच्चे को जब मैं खड़ा करता हूं तो मुझे आज तक जवाब नहीं मिला इस क्लास में, इसलिए बार बार मैं पूछता हूं कि बच्चों ये तो बता दो, पोरीफेरा पहला किंगडम पूछे एनिमल किंगडम का, और उसमें ये पूछ लें आपसे भाई रखे कौन गए हैं। कितने बच्चों को पता? अच्छा मेरा कैश भी तो देखो, मैंने खड़ा भी उसी बच्चे को किया है जिसका हाथ नहीं उतरा हुआ है। पता लग जाता है। कैसे पता लगता है हमें? भैया इंटरेक्शन करते हैं हम, आपकी नजरों से नजर मिला के देखते रहते हैं ना, कि आपकी नजरें कैसे चल रही हैं किस बात पे, क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, वहीं से पकड़ लेते हैं। एक टीचर में यही खास बात होती है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं किसी बात को करते हैं ना, तो आपकी आंखों में जो होता है ना, वो हमें पता लग जाता है और वहां से हम पकड़ लेते हैं बात। हाँ, अब देख सबको पता है, आज की बात तुझे भी पता होना चाहिए। अच्छा एक बार पहले पूछा था मैंने तुम्हारे से सवाल, तुम नहीं थे वो दूसरे और होंगे ना।
चलो बता दो कौन होते हैं? स्पॉन्ज। कौन होते हैं? स्पॉन्ज है इसके अंदर। बेटा ये पता होने चाहिए। देखो देखो एक बात सुनो। अगर आप 10th क्लास में हैं और मैं कहूं 2 का पढ़ा सुनाओ और आपने सुना इसको, हम इंटर के बायोलॉजी के स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये 2 के पहाड़ से भी हल्की, ये गिनती है एक तरह से। भाई एनिमल किंगडम पढ़ेंगे सबसे पहले हम। एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो हर एक किंगडम के बारे में जानेंगे, तो भैया इस किंगडम में रखा कौन गया है। हाँ, तो ये बेसिक जानकारी, इसे कहते हैं बायो का बेसिक ज्ञान होना, और ये हमें आना ही चाहिए। ठीक है, कल को तुम्हारी ड्यूटी है हर एक फाइलम में कौन सा जंतु रखा गया है, मोटा मोटा वो याद होना चाहिए। ठीक है, बैठ गए। क्योंकि टेस्ट किस चीज का लेंगे हम? एनिमल किंगडम का मंडे में। पोरीफेरा है। पोरीफेरा में क्या है भैया? स्पॉन्ज है। जनरल बॉडी सरफेस क्या है उनकी? बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो बाहर पिनेकोसाइट्स है, अंदर कॉनोसाइट्स है, और स्पॉन्जोसील है उसके अंदर। स्पॉन्ज है और स्पॉन्जोसील। तो वहीं से जो पिनेकोसाइट्स हैं वही बाहर एटमॉस्फेयर के चक्कर के साथ है, और वहां से अंदर आया है, और अंदर जो उनकी स्पॉन्जोसील है वहां वो क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं अपने एक्सक्रीटा को। तो जो जनरल बॉडी सरफेस है, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो भीतरी हो, हमने बाहर और भीतर का जिक्र नहीं किया। हमने कहा जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ये लोग अपने अमोनिया को वाटर में क्या करते रहते हैं? फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, सिलेंड्रेट में भी ऐसा ही है। सिलेंड्रेट की जो कैविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा फाइलम के जंतुओं के बीच में जो गुहा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन कहते हैं। कौन आता है इसमें? सिलेंट्रेटा या निडेरिया में कौन रखे गए हैं? इसमें हाइड्रा, सी एनिमोन जिसे जेलीफिश भी कहा गया है, पाइसेलिया, सी पेन, नेटुला, है ना, ये सारे के सारे जंतु फाइलम सिलेंट्रेटा में हैं। टीनोफोरा, याद करो टीनोफोरा। अब तो याद करना शुरू कर दिया होगा टेस्ट के नाम से, या नहीं किया? देखो ये फाइलम बार बार स्ट्राइक करेंगे, हर एक जो भी आप सिस्टम पढ़ेंगे उसमें फाइलम का जिक्र जरूर आएगा कि भैया उसमें क्या इवॉल्वमेंट है, क्या उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल क्या है उसका, है। तो भैया इन सब में जनरल बॉडी सरफेस है। इसके बाद अगला फाइलम आता है प्लेटीहेलमिन्थेस। कौन आते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस। अच्छा एक जनरल बात करें हम, जनरल बात करें, हमने बांटा है 3 श्रेणियों में। किसमें बांटा है? 3 श्रेणियों। एक जंतु वो जिनमें एक्सक्रीशन हो रहा है जनरल बॉडी सरफेस से, बिल्कुल सिंपल प्रकार है। दूसरे प्रकार के वो कि एक्सक्रीट करने के लिए सिंपल ट्यूब है। क्या है? और इन सिंपल ट्यूब्स को क्या कहा गया है? प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या कहा गया? प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटो, और फिर प्रोटोनेफ्रीडिया से एक श्रेणी फिर नेफ्रीडिया पे आती है, और फिर कॉम्प्लेक्स ट्यूब आती है। क्या आती है? और इन कॉम्प्लेक्स ट्यूब को क्या, जो कॉम्प्लेक्स ट्यूब सिस्टम है वो क्या बना लेता है? किडनी। वो क्या बना लेता है? किडनी। देखो 3 सिस्टम पढ़ रहे हैं ना आप यहाँ पर। एक तो क्या है? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा हो रहा है। एक वो प्राणी है जो सिंपल ट्यूब्स के द्वारा कर रहे हैं। इन सिंपल ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया कह रहे हैं। फिर इसके बाद कौन है? उसके अंदर कौन है? नेफ्रीडिया, मतलब प्रोटोनेफ्रीडिया से थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए हम प्रोटोनेफ्रीडिया के साथ ही मान के चल रहे हैं। फिर उसके बाद कौन है? नेफ्रीडियन के बाद कौन है? नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन यानी किडनी। फिर किडनी बनती है। फिर क्या बनती है? किडनी। प्लेटीहेलमिन्थेस क्या है? प्लेटीहेलमिन्थेस। फाइलम का नाम याद करो क्योंकि मैं कुछ पूछने वाला हूं प्रश्न। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जब हमने पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था है? इसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में हमने कुछ बताया था आपको। क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है?
फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? Please. फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है बच्चों? फ्लेम सेल। दे आर सिंपल टाइप ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया की टाइप की है। इनमें सेल्स है, वैसे कोई क्या सेल्स है। इसके बाद हम प्रोटोनेफ्रीडिया की जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया की। प्रोटोनेफ्रीडिया में कौन कौन आ जाते हैं? जो है, कौन कौन आ रहा है? एनिलीड्स में नेफ्रीडिया हो गई। सिफेलोकॉर्डेटा को याद रखिए, एक को, मैथ को इसे याद रखिए। सिफेलोकॉर्डेटा को याद रखिए। और किसे याद रखिए? हैं? रोटीफर्स को याद रखिए। और तीसरे नंबर पे किसे याद रखिए? फ्लैट वर्म में तो बेटा प्लेटी हेलमिंथेस, फ्लैट वर्म्स में तो यही आ गई, फ्लेम सेल्स आ गई। है एक तरह की प्रोटोनेफ्रीडिया ही कही गई उन्हें, जो प्लेटी हेलमिंथेस में फ्लैट वर्म्स आ। ठीक है, इनमें क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया। सिफेलोपोडा में कौन आते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा में कौन आया? एम्फिओक्सेस। कौन है? एक जंतु पढ़ा था ना आपने, एम्फिओक्सेस। ये याद रखे, एनसीईआरटी ने नहीं रिपीट किया है, वही चीजें यहाँ पे रिपीट करके दे रखी हैं कि भैया इसके अंतर्गत ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इन्हें एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। हाँ, इन्हें एक बार क्या कर लीजिएगा? रिकॉल कर लीजिएगा। अगर हम इंसेक्ट की बात करें, किसकी बात करें? आर्थ्रोपोड्स की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं? इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स में क्या होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन? याद करो। हाँ, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या है? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। दे आर ए टाइप ऑफ सिंपल प्रोटोनेफ्रीडिया। वो भी एक प्रकार की सिंपल प्रोटोनेफ्रीडिया है। प्रॉन, क्रैब, नाम सुने इनके? कहां पाए जाते हैं ये? आर्थ्रोपोड्स में। कहां पाए जाते हैं? क्या होता है इनमें? एक्सक्रीटा कैसे होता है? एक्सक्रीशन क्या है इसमें? ग्रीन ग्लैंड। क्या है? ग्रीन ग्लैंड। क्या है? ग्रीन ग्लैंड, है ना। और कोक्सल पैड किसमें होते हैं? कोक्सल पैड। ग्रीन ग्लैंड किसमें होती है बताओ? ऑक्टोपस में है, कौन वगैरह, है ना। बिल्कुल ठीक है। और मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स किसमें होती हैं? अच्छा, इनमें जो बिच्छू वगैरह है, इनमें क्या होती है? ग्रीन ग्लैंड है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। आर्थ्रोपोडा एक बड़ा फाइलम है। देखो यहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, जब आर्थ्रोपोडा के बारे में आए तो आर्थ्रोपोडा में अपनी एनसीईआरटी की लाइनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसने क्या क्या बात कही है देखो, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले इंसेक्ट के बारे में बताया इसने। किसके बारे में बताया? क्या लिखा इसने इंसेक्ट के बारे में? लाइन पढ़ो ये ध्यान से, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा एनसीईआरटी का मतलब कैसे निकाला जाता है। जहां पे ऑर्गन्स दे रखे हैं, पढ़ना शुरू करो वहां से। देखो सबसे पहले तो पदार्थ दिए, फिर उसके बाद उसने प्रोटोजोआ पोरिफेरा के बारे में बताया है, सिलेंट्रेटा के बारे में बताया है, और फिर उसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में बताया। प्लेटी हेलमिंथेस के बाद फिर उसने कॉमन बना दिया प्रोटोनेफ्रीडिया किस किस के लिए जरूरी है, और किडनी के बारे में बताया। फिर वो वापस आ गया, कुछ स्पेशलाइज भी है, फिर आर्थ्रोपोडा पे वापस आया। एनिलीड्स में नेफ्रीडिया हो गए, अर्थवर्म में नेफ्रीडिया हो गए, है ना। फिर उसके बाद आया है, फिर उसके बाद किस पे आया है? किस पे बता रहा है ये?
हाँ, इंसेक्ट्स कहा, इंक्लूडिंग कॉकरोच। कॉकरोच क्यों कहा उसने? क्योंकि आपने कॉकरोच से फैमिलियर है, कॉकरोच से क्या है। और उसके बाद क्या कहा उसने? है ग्रीन ग्लैंड, किसमें? क्रस्टेशियंस में। हाँ, यहां पर हमने ये पॉइंट हमने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ किया था। क्रस्टेशियंस कौन है? पानी में रहने वाले पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स। और क्लास है। हाँ, इंसेक्टा जैसे क्लास है, ऐसे ये क्लास क्रस्टेशियंस की है, जिसमें आपका परिचित कौन रहता है उसमें? प्रॉन है ना। फिर उसके बाद क्या कहा उसने? एक तीसरा ऑर्गन और बताया, यहां ये बताया, आगे नहीं लिखा इसमें। तो फिर हम कंफ्यूज हो गए, मैंने सोचा शायद इसमें लिख दिया एनसीईआरटी ने। प्रॉन वगैरह में बताया इसने कुछ? और उसमें स्कॉर्पियन वगैरह में बताया है कुछ? रुक गया, दो ही पॉइंट बताए हैं। ठीक है, फिर मैं आगे नहीं बढ़ता इसमें, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग क्लास में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 पे रुका है तो हम यहीं पे आपको रोक रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें नहीं हम बढ़ रहे हैं। टॉक्सिक ग्लैंड होती है उनमें। चलिए, यहाँ पे आगे इसके बाद फिर क्या आएंगे? हैं? अच्छा, इकाइनोडर्म में क्या होता है? एक्सक्रीटरी, कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो ट्यूब फिट है इनके, ट्यूब फिट की सरफेस से ही एक्सक्रीटा बाहर जाता है, ट्यूब फिट की सरफेस से ही एक्सक्रीटा बाहर जाता है। अगला क्वेश्चन, बैलेनोग्लोसिस का नाम सुना है? यस सर। सुना है? किसका प्राणी है? 2 जनों के हाथ मिलेगी बैलेनोग्लोसिस के नाम पे। हाँ हाँ, हेमिकॉर्डेटा। क्या है? बैलेनोग्लोसिस का जब आया होगा तो आपको उसका स्ट्रक्चर भी पता होगा। क्या 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 याद आ रहा है? कॉलर, प्रोबोसिस, बीच और फिर ट्रंक। फिर एक कॉलर है। हाँ, हेड। हेड। हाँ, कॉलर, ट्रंक किया लास्ट। और प्रोबोसिस जो शब्द कहा आप, है ना, क्या कहा? प्रोबोसिस। इसी में विशेष प्रकार की क्या होती है? ग्लैंड्स होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड। ये क्या है? हेमिकोर्डेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये उसके। क्या है ये? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है बच्चे उसके? तो हेमिकोर्डेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? प्रोबोसिस ग्लैंड्स। कौन है? ठीक है, बैठ जाओ। सिफेलोकॉर्डेट्स में हमने बता ही दिया, क्या है सिफेलोकॉर्डेट्स में? है फ्लेम सेल। इतनी जल्दी भूल गए? प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या है? फिर आते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में कौन कौन है? फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टिलियंस हैं, एप्स हैं, मैमल्स हैं। इनमें क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर सिस्टम बनाते हैं किडनी। क्या है? किडनी। तो इन सब का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? किडनी। तो हमारा भी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है बच्चे? किडनी है। हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? किडनी है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम आदमी के बारे में जान, है ना, हम कौन है? अभी एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, हम क्या एक्सक्रीटर, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? मेन यूरिया। क्या है? हम यूरियोटेलिक। क्या है?
क्या हम में अमोनिया बनता है? यस। क्या हम में यूरिक एसिड बनता है? यस। आपने देखा होगा जिन्हें गाउट हो जाता है, गठिया, गठिया में क्या होता है? ज्वाइंट्स में क्या इकट्ठा हो जाता है? यूरिक एसिड इकट्ठा तभी हुआ ना जब हम में बना। तो हम में बनती है सब चीजें, लेकिन मेन रूप से क्या बनता है? हम यूरिया पे फोकस किए हुए। किस पे फोकस किए हैं? यूरिया को। तो यूरिया को ध्यान में रखकर ही हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर सिस्टम है और कुछ ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में भाग ले। इसमें भाग लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन एंड द ऑर्गन्स विच हेल्प टू एक्सक्रीट दीज प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में भी कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं। कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और कुछ क्या है? एसेसरी ऑर्गन्स हैं। प्रिंसिपल और कुछ क्या है? एसेसरी। सहायक। और प्रिंसिपल कौन है भाई आपका? किडनीज। और इसमें कौन है? स्किन, लीवर, लंग्स, ना? यहां पर प्रिंसिपल किडनी है। अच्छा, हमारा लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? एक प्रश्न आ रहा है, लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? एक तो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, एक मैंने पूछा लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? हाँ, स्किन। ये बच्ची कह रही है स्किन, आपके हिसाब से लंग्स। तो उससे क्या पड़ा? हमने बीजीएस तो नहीं पूछा, हमने ये तो नहीं पूछा सबसे व्यस्त कौन सा है। लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है आपका? स्किन। और ये एक्सक्रीट भी कर रहा है, तो इसका मतलब स्किन नहीं होगा। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें कुछ स्वेट निकल रहा है ना लगातार, और स्वेट के साथ कुछ आयंस भी निकल रहे हैं, है ना? तो अगर पूछे प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो आंसर किसे देना है? किडनी को। और अगर लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछे तो यही बच्चे गलती खाते हैं ना। भाई पूछ लो, वो उसमें एडजेक्टिव क्या लगा है, एडजेक्टिव पे ध्यान दो, क्या विशेषण लगा के पूछ रहा है वो, उस विशेषण को ही ध्यान में रखे आंसर को फोकस करो। ठीक है। अगर हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। लेकिन यहां पर बच्चों, अगर हम एनसीईआरटी के दूसरे पॉइंट फोकस से देखें तो जब वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर रहा है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में बता रहा है वो किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ये भी हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यही है जो बताए हैं, और मेन में भी सबसे मेन कौन है? किडनी, क्योंकि सारा काम वही कर रहा है, ट्यूबुलर सिस्टम है। यस, यूरिटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अंतर समझ में आ गया? किडनी। अब एक एक चीज को पकड़ेंगे। सबसे पहले किसे देख लें? किडनी को देखेंगे। किडनी, पहले तो ये बताओ मुझे कितनी किडनी है तुम्हारे अंदर? वन पेयर। टू पेयर कौन बोल रहा है? सबसे पहले तो नंबर आ गया, एक पेयर है। सबसे पहले तो क्या आता है? नंबर। नंबर तो है कितना? एक पेयर। दूसरे पे आता है कलर। कलर क्या है इनका?
रेड ब्राउन, एनसीईआरटी को पकड़िए, और चाहे कुछ भी बोले, जो एनसीईआरटी बोले वही रंग है, बाकी चाहे कोई भी रंग बताए, नहीं पकड़ना है ना। एनसीईआरटी ने कौन सा रंग बताया है? रेड ब्राउन। नंबर पहले पे नंबर एक पेयर है भैया, दूसरे नंबर पे रंग है उसका, तीसरे नंबर पे शेप है। शेप क्या है बच्चे? शेप है बीन। बीन जानते हो क्या होता है? क्या होता है? हैं? हाँ, पीस में बात सही होती बीन कहते हैं सेम को। है। हिंदी में बीन का क्या मतलब है? सेम। सेम। तो सेम भी वैसी ही होती है, बस थोड़ा सा ही फर्क है, राजमा कुछ ज्यादा लंबा सा हो जाता है, और सेम में शेप दोनों की वही है। यहाँ पे जिक्र हो रहा है शेप का, तो शेप क्या है बच्चे इसकी? बीन शेप है। क्या है? तीसरे नंबर पे आता है पोजीशन, लोकेशन। लोकेशन क्या है? फिर पोजीशन, पहले लोकेशन फिर पोजीशन। लोकेशन क्या है इसकी? कहाँ है ये? लोकेशन है ये, लोकेटेड कहाँ है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में है। और पोजीशन क्या है इसकी? लास्ट थोरैकिक टू थर्ड नंबर, लास्ट थोरैकिक टू थर्ड नंबर। आपके पीछे वर्टिब्री है ना बेटा? कितनी बताई थी मैंने? टोटल वर्टिब्री कितनी बताई थी मैंने एक दिन? 26 बताई थी। कितनी बताई थी? ऊपर की 7 सर्वाइकल, फिर 12 थोरैकिक, फिर 12 क्या है? और थोरैकिक में 12वीं जो थोरैकिक है वहां से लास्ट थोरैकिक कौन सी हुई? 12वीं। और वहां फिर उसके बाद नंबर शुरू हो जाएंगे, 5 नंबर है, तो पहली नंबर, दूसरी नंबर, तीसरी नंबर। यानी कि अगर ये वर्टिब्री है आपकी बच्चे मेरे पीछे से, ये आपकी थोरैकिक वर्टिब्री है और ये लास्ट थोरैकिक है, ये पहली नंबर, दूसरी नंबर, L1, L2 एंड L3, और ये T12, T12 इसी बीच किडनी है आपकी। कहाँ है? कौन सी कैविटी में है? एब्डोमिनल कैविटी में, लोअर पार्ट में है। नंबर 1। नंबर 2, जो डोर्सल साइड है आपकी, और आपकी जो सिलोम है उसकी दीवार को टच कर रही, यानी इसका मतलब पीछे चली गई डोर्सली, लेटरल डोर्सली, लेट्रो डोर्सली। क्लियर? दूसरी बात ये हो गई है। और कहां से कहां तक फैली है? लास्ट थोरैकिक वर्टिब्री से थर्ड नंबर तक। और यहां पर थोरैकिक वर्टिब्री की जो लास्ट है, अगर वहां पे देखें तो क्या पोजीशन बैठ जाती है वहां पे? रिब्स कौन सी पड़ेगी? फ्लोटिंग रिब्स। क्या होती है? जहां तक फ्लोटिंग रिब्स आ जाती हैं, कौन कवर कर रहा है? फ्लोटिंग रिब्स। अगर रिब्स के कंसर्न में देखें तो फ्लोटिंग रिब्स है यहाँ पे। क्या है? फ्लोटिंग रिब्स है बेटा। समझ में आ गया? सबको ध्यान रहेगा। नंबर 1 कितनी संख्या में? 2 संख्या में कितनी है? नंबर 2 कलर, नंबर 3 शेप, 3 शेप। नंबर 4 लोकेशन एंड पोजीशन, लोअर एब्डोमिनल में डोर्सली, और कहा? लास्ट थोरैक टू। और अगर इस तरह से पूछे TH12 से L3, अब साइज आ जाता है, अब इसकी माप आ जाती है। साइज, जब हम साइज की बात करते हैं तो साइज में तो भाई लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जब हम साइज की बात करते हैं तो कितनी लंबी है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, तो यहां पे हमें देखेंगे लंबी है, तो कितनी लंबी है ये? 10 to 12 सेंटीमीटर तो लॉन्ग है। और ब्रेथ कितनी है? 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और थिक कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर थिक है ये इसका साइज हो गया। आपकी किडनी 12 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है,
10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। नंबर 2, 5 से 7 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो सकती हैं। नंबर 3, मोटी कितनी? 2 से 3 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती हैं। अब वेट रह गया। अब वेट कितना है इनका? 120 से 170 ग्राम तक की किडनी हो सकती है। इसके बाद तो रेट ही बचता है। इसके बाद तो क्या बचता है? रेट। आपकी किडनी का क्या रेट है? भाई कोई वैल्यू नहीं, बहुत कीमती है आपकी किडनी, है ना? ये उसे पता लगता है जिसकी किडनी खराब होती है ना? यहां तक बात सब बच्चों को क्लियर हुई? ये फोकस आया सब बच्चों को? है? कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो तो पूछो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मैं कुछ सुनूंगा कल को, है ना? फिर कल इसलिए कुछ बच्चे जो हैं फिलहाल ध्यान में नहीं रखते और फिर अगले दिन रह जाते हैं। चलिए, अब हमने इतनी सारी बातें जान ली। जब हमने इतनी सारी बातें जान ली तो कुछ और जानते हैं। अब किडनी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर हम पोजीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी राइट और लेफ्ट दोनों किडनी की पोजीशन एक जैसी नहीं है। हमारे राइट साइड ये है ना, राइट साइड। मैं अपने को दिखा रहा हूं, ब्लैक बोर्ड पे जब दिखाऊंगा तो घर से पूछूंगा कौन सी है। ये मेरी राइट साइड। यहां पर एक और महत्वपूर्ण ऑर्गन है, कौन? लीवर। क्या है? लीवर। इधर तो लीवर नहीं है। तो चूंकि राइट में लीवर है तो राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे होती, लेफ्ट साइड की किडनी थोड़ी सी ऊपर। या आप कह सकते हैं कि राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे और लेफ्ट की थोड़ी सी ऊपर, है ना? ये पोजीशन में दोनों किडनी बिल्कुल पैरेलल नहीं होती आप। और क्यों होती है मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे कौन है? लीवर फैल रहा है भाई, लीवर को जगह चाहिए। तो ये दूसरा सवाल आया जो जगह के हिसाब से बना है। पहला सवाल कहां बताया था मैंने पहला प्रश्न बताया था, आपकी ट्रेकिया में छल्ले किस शेप के होते हैं? शी शेप के होते हैं। एक साइड से कटे हुए होते हैं। और किस साइड से कटे हुए होते हैं वो? डोर्सल से। और क्यों कटे होते हैं? क्योंकि पीछे ऊसोफेगस होता है, उसी जगह चाहिए फैलने के लिए, है ना? इसलिए इसलिए आप खाने और निकलने का टाइम, दोनों सांस लेने का और निकलने का काम दोनों एक साथ नहीं करते हैं, अलग अलग टाइम पे करते हैं। चलिए, अब भैया दो किडनी मैंने बनाई, इनमें एक लेफ्ट है एक राइट है। एक लेफ्ट है एक राइट है। कौन सी लेफ्ट है? ये वाली। और राइट कौन सी है? एक तो मैंने आपको कल तरीका बताया था ना, ऐसे पहचाननी है चीजें, कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट है। जब डायग्राम में बनी हुई चीजें कैसे पहचानते हैं। यहाँ पे किडनी वैसे भी समझ में आ रही होगी आपको, कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट। आ रही है समझ में? किस बात से समझ में आ रही है? उनकी पोजीशन से। मैंने लेफ्ट किडनी को थोड़ा सा अप बनाया है, राइट किडनी को थोड़ा सा डाउन बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रंग बदलते हैं। हाँ? अब किडनी को ब्लड सप्लाई है। अच्छा, किडनी में भी अगर हम देखें, किडनी में आपकी शेप हमने बीन शेप बता दी, लेकिन बीन शेप में भी हम आप देखें कि बाहर की शेप जो है कैसी है? कॉन्वेक्स है। क्या है? कॉन्वेक्स है। और अंदर वाली शेड क्या है? स्लाइटली कॉनकेव है। क्या है? जो कॉनकेव वाली साइड है, जो क्या है? कॉनकेव वाली साइड है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइलम। क्या कहते हैं बच्चे से? हाइलम। कॉनकेव वाली साइड है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? हाइलम कहते हैं। और जो हाइलम वाली साइड है, इसी साइड से किडनी के अंदर
से निकलने वाले जो स्ट्रक्चर है ना, कौन कौन, चाहे आर्टरी हो, चाहे वेन हो, चाहे नर्व हो, चाहे यूरिटर हो, यहीं से प्रवेश करेंगी और निकास करेंगी, यहीं से अंदर जाएंगी और यहीं से बाहर निकलती। समझ में आया? ये बात समझ में आ रही है? अभी बनाएंगे हम एक एक करके। आर्टरी, किडनी के साथ शब्द लगता है रीनल, जैसे लंग्स के साथ है पल्मोनरी, हार्ट के साथ है कार्डिक, ऐसे ही इसके साथ क्या लग रहा है, रीनल। ठीक है, रीनल आर्टरी इसमें क्या लेके जा रही है, ब्लड, और रीनल वेन इससे क्या लेके जाएगी, ब्लड बाहर। नर्व कौन सी जाएगी इसमें, रीनल नर्व, नर्व कौन सी जाएगी, और बाहर क्या निकलेगा इससे, एक नलियां बाहर निकलेंगी, मूत्र नली यानी कि यूरिटर। क्या है, अभी मैं चित्र बना के सब बताऊंगा, देखो। अच्छा एक बात बताओ, रीनल आर्टरी किसमें से निकलेगी, डोर्सल ऑर्टा में से। इसमें से कल हार्ट पढ़ाया था ना ताजा ताजा, वहां पे डोर्सल ऑर्टा बताई थी हमने। तो डोर्सल ऑर्टा से कौन निकल रही है, कौन निकल रही है, रीनल आर्ट। ये आर्टरी गई बच्चे, कौन सी है ये, रीनल कौन सी है इसमें से, ये वाली या ये वाली, सर ये बात ये वाली। ये क्या है, है। डोर्सल ऑर्टा, और ये कौन है बच्चे, रीनल आर्टरी। ठीक है, अच्छा आज थोड़ा सा रंग चेंज करने पड़ रहे हैं मुझे। अभी हमने कहा वेन भी होगी इसमें, क्या होगी बच्चे, वेन भी होगी। कौन सी वेन होगी, रीनल वेन। रीनल वेन किसमें से निकली है, या क्या किसमें जुड़ जाती है बाद में रीनल वेन जाकर, हैं, वेरी गुड, इंफीरियर वैन केवा में। ये कौन है, इंफीरियर वैना केवा, और ये कौन है बच्चे, रीनल वेन। इज दैट क्लियर? रीनल वेन, ठीक है। अभी बात करेंगे हमारी जो किडनी है ना, इनके जो टॉप पर, टॉप साइड है, वहां पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी उपस्थित होती है। क्या नाम है उसका, एड रीनल। एड का मतलब नियर, नियर टू रीनल, नियर टू रीनल मीन्स किडनी, तो इसलिए नाम क्या हुआ उसका, एड रीनल ग्लैंड। ठीक है बच्चे, एड रीनल ग्लैंड। इसमें नर्व भी जा रही है, नर्व का भी हम जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रीनल नर्व भी जा रही है दोनों की, क्योंकि बिना नर्व के तो काम नहीं चलेगा। अब यहां से अगर हम किडनी की बात करें तो हमने कहा था कि यहाँ ये भाग है जो थोड़ा अवतल है थोड़ा सा, है ना, और भीतर की तरफ पार्ट जो है कुछ कीप टाइप है। क्या है, कीप की तरह। इसे हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को पेल्विस। क्या कहते हैं, रीनल पेल्विक। रीनल शब्द लगाएंगे क्योंकि पेल्विक शब्द आप एक जगह और पढ़ेंगे, कहां, पेल्विक गर्डल, है ना। तो रीनल पेल्विक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विक। रीनल पेल्विक आगे जाके पहले ब्रांच और फिर और ज्यादा ब्रांच हो जाता है, तो किसमें बढ़ जाता है, ना ना कैलिक्स, सिंगुलर कैलिक्स और वैसे कैलिक, उसमें बढ़ जाता है ना, माइनर कैलिक, मेजर कैलिक। शुरू में जो बड़े बड़े हैं वो मेजर कैलिक है, और फिर छोटे छोटे हो जाते हैं वो माइनर कैलिक। ठीक है बच्चे, अभी बनेंगे।
अभी सारे बनेंगे, अभी तो मोटा मोटा समझाया जा रहा है, ठीक है। और यहीं से जो पेल्विक है बेटा, यहीं से ट्यूब निकलती है, नलियां निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितनी होती हैं यूरिटर, वन पेयर। किडनी कितनी होती है, और ये यूरिटर कहाँ खुल जाती हैं, हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं, और फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाहर एक और नली होती है, उसे क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। कितनी होती है, वन, दो, किडनी दो। यहां तक बात समझ में आई सब बच्चों को? आउटर स्ट्रक्चर समझ में आया किडनी का, शेप समझ में आई, कलर समझ में आया? इतनी अगर पोजीशन आपको समझ में आई है, तो अब हम किडनी के अंदर घुसते हैं। अब हम हैं, क्या कह रही है बच्ची? हाँ पूछ लो, कोई सवाल है यहीं पे, कोई संबंधित सवाल है तो पूछ लो। अब किडनी के अंदर घुसने के लिए जरा इस पोजीशन को समझिए। ये किडनी की ये वाली पोजीशन मैं समझा देता हूं, जो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये सपोज कीजिए आपकी किडनी गई, क्या गई, हाइलम कहाँ है, ये जगह जो है, ये जो जगह है, ये क्या कहलाती है, हाइलम। क्या कहलाती है, और इसके अंदर एक कीट नुमा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाता है, पेल्विस। क्या कहलाता है, और पेल्विस में जाकर ये जो एक, दो, तीन, चार, ये बड़े बड़े बने, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स। और ये क्या है, माइनर कैलिक्स। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गया? तो मैं इतने हिस्से को समझाया अभी। और यूरिटर किससे जुड़ी हुई है, पेल्विस से, ठीक है। यस सर। ये कैलिक्स कहां जुड़े हैं, पिरामिड से। कहां जुड़े हैं, पिरामिड के पैपिला से। पिरामिड के आगे ध्यान रखो, पैपिला से जुड़े, पिरामिड से किससे जुड़े हैं, ये कनेक्ट पता होना चाहिए आपको, क्योंकि भैया यहां से यूरिन आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे इकट्ठा हो रहा है, यहां से पास आउट हो रहा है। यहां तक का तो रास्ता बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन यहां कहां से आ रहा है, यहां कहां से आ रहा है, अभी मोटा मोटा बता रहा हूं, है ना। कलेक्टिंग डक्ट यहां खुलती, कलेक्टिंग डक्ट कहां, जो पिरामिड का पैपिला है वहां खुलती है, और वहां से फिर किस में चला गया, पेल्विस में चला गया, पेल्विस से यूरिटर से, यूरिट्रा से यूरिनरी ब्लैडर। मिल जाए क्लियर? ये रास्ता आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें कोई रास्ते में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर आपको इसकी फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है। हैं? क्या कहेंगे, पासवर्ड लिखवाऊंगा, वो वहां पे आएगा। ये तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में बिठाने के लिए बताया है फिलहाल। ये जब मैं कराऊंगा तो ये सारा पासवर्ड लिखवाऊंगा कि भाई कहाँ से कहाँ गया। अभी तो पहले तो वेन्स का पासवर्ड लिखो, आर्टरी का आएगा अभी तो पहले, यूरिन का तो बाद में आएगा ना, पहले तो ब्लड कहाँ कहाँ से होके आया इसमें, वो आना चाहिए पहले तो। चलिए, अब इतना बात समझ में आ गया। अगर किडनी के हम देखें, तो किडनी में सबसे बाहर की ओर बच्चे, सबसे बाहर की ओर एक कैप्सूल है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। क्या है बच्चे, रीनल कैप्सूल। बाहर एक लेयर है, कवरिंग है मोटी, जिसे हमने क्या नाम दिया है, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के भीतर किडनी दो पार्ट में डिवाइड, एक ऊपर की तरफ का डोटेड जो पार्ट है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और नीचे का जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है मेडुला, ठीक है। किडनी के दो हिस्से हो गए, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। अभी कॉर्टेक्स और मेडुला का आ जाएगा जिक्र, चिंता न मत करें।
जो मेडुला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? मेडुला। उस पार्ट में कुछ पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पिरामिड ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड। पिरामिड ही कहते हैं। इनका नाम क्या है बच्चों? पिरामिड। पिरामिड जानते हैं क्या होते हैं? पिरामिड शेप पढ़ी है आपने? जब शेप पढ़ते हैं तो आपने क्या क्या क्यूब पढ़ा है, क्यूबॉइड पढ़ा है, कॉन पढ़े हैं, प्रिज्म पढ़े हैं, पिरामिड्स पढ़े हैं, सिलेंडर पढ़े हैं। ये तो शेप पढ़ी है ना। तो प्रिज्म शेप क्या होती है? ट्रायंगल। तो अगर वो रेक्टेंगल हो तो पिरामिड नहीं है। बस अब रेक्टेंगल हो जाएगा। और मतलब पिरामिड में ये हो कि हम स्क्वायर को एक पॉइंट पे जोड़ते हैं, इस तरह से। एक वर्टेक्स होता है। पिरामिड्स के पॉलीगॉन में क्या होता है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन स्ट्रक्चर का वर्टेक्स कितना होता है? एक होता है। जितना बेस है अगर उतने ही वर्टेक्स हो तो वो प्रिज्म है। जितने बेस हैं उतने ही वर्टेक्स हो तो पॉलीगॉन के वो क्या है? प्रिज्म है। ऐसा प्रिज्म जिसकी चार क्या हो? चार क्या हो? वर्टेक्स हो। क्या हो? इसे उसे क्या कहते हैं? क्यूब। उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब। अगर सारी भुजाएं एक जैसी हो और उसके आधार पर क्यूब एंड क्यूबॉइड दो जगह बता हुआ है। अब हमने कहा कि ऐसी शेप पॉलीगोनल जिसका वर्टेक्स क्या हो? एक हो, तो इट इज कॉल्ड पिरामिड। चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो पेंटांगुलर, हेक्सांगुलर, ऑक्टांगुलर, कितना भी एंगुलर हो, उसका वर्टेक्स एक होना चाहिए। पॉलीगोनल विद वन वर्टेक्स इज कॉल्ड पिरामिड्स। ठीक है। और हालांकि अंग्रेजी में इन्हें पिरामिड्स कह रहे हैं, हिंदी में क्या कह रहे हैं? कोन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शंकु। हिंदी में क्या कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं। शंकु क्या होता है? अब कौन और पिरामिड तो जस्ट अलग हो गए। शेप क्या हो गई? अगर बेस जो है सर्कुलर होके वर्टेक्स एक ही, बाकी सब चीजें एक है, केवल बेस में अंतर आ गया। और जैसे ही बेस में अंतर आया हमने उसका नाम क्या रख दिया? कौन। ठीक है ना, शंकु रख दिया। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, हिंदी में इनके लिए शंकु शब्द है और अंग्रेजी में क्या शब्द है? पिरामिड। ठीक है बच्चों। वो शेप किसी को मल्टी पोलियांगुलर दिखाई दी होगी, किसको राउंड दिखाई दी होगी, तो उस आधार पर इनके नाम हिंदी अंग्रेजी में रखे हुए। बाकी मतलब सबका एक ही है कि वर्टेक्स इनका क्या है? एक ही। वर्टेक्स क्या है? एक ही। और इस वर्टेक्स वाले सिरे को क्या कहते हैं बच्चे? पैपिला। क्या है ये? पैपिला। इस पिरामिड का क्या कहते हैं? जो कॉर्टेक्स है, क्या है वो? इन जो पिरामिड्स है इनके बीच बीच में भरा हुआ। कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो इनके बीच बीच में भरा हुआ हो क्या कहलाएगा? कॉलम। ये कॉलम हो गए हैं। और हाँ, इन कॉलम को किसने खोजा था? बार्टीनी ने। तो इनका नाम क्या हो गया? कॉलम ऑफ बार्टीनी। कॉलम ऑफ बार्टीनी। ठीक है। और यहीं पर हमने कहा था कि भैया कौन है? अब आपको समझ में आई होगी बात। समझ में आई है? ये कौन है? माइनर स्केल। ये पेल्विस है। ये क्या है? पेल्विस। और ये क्या है? यूरिक। ये क्या है? कॉर्टेक्स। ये हिस्सा क्या है? मेडुला। ये हिस्सा मेडुला के अंदर ही है। मेडुला। ये पिरामिड्स हो गए। ये क्या हो गए? पिरामिड्स। इतना स्ट्रक्चर समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। है? किडनी का इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यस। कहाँ क्या क्या चीज है सब समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? देख लो स्ट्रक्चर को ध्यान से, दोबारा देख लीजिए।
ये आपकी किडनी है। क्या है? किडनी आपकी किडनी, ह्यूमन की किडनी। इसमें सबसे बाहर की अगर हम देखना शुरू करें तो क्या होगा? कैप्सूल, एक लेयर है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू वगैरह सब जुड़े हुए हैं, तो जिसे हमने क्या कहा? रीनल कैप्सूल। क्या कहा? अब रीनल कैप्सूल के बाद किडनी को अगर भीतर से देखें तो उसमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं। अपर डोटेड पार्ट क्या क्या बोल रहे हैं हम उसे? कॉर्टेक्स। और भीतरी भाग को हम क्या बोल रहे हैं? मेडुला। जो मेडुला वाला पार्ट है उसमें कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हमने क्या नाम दिया? पिरामिड्स। क्या नाम दिया है? पिरामिड्स। क्या कहा? पिरामिड्स। और ये कॉर्टेक्स जो है, पिरामिड्स जहां पे है उनके बीच बीच में भी फैला हुआ है, क्योंकि वो तो मेडुला वाले पार्ट में मेडुला बना लिया उन्होंने। इसको हमने क्या नाम दिया? कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है। जो ये पिरामिड्स हैं उनका जो सिरा है, एंड सिरा, इसे हमने क्या नाम दिया? पैपिला। क्या नाम दिया? और हमने कहा था कि जो किडनी है, किडनी की जो कॉन्केव बेस है उसे हमने क्या नाम दिया? हाइलम। और भीतर की तरफ ये कीप टाइप स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। इस कीप नुमा स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस आगे जाके कुछ डिवाइड हुई है, फिर फर्दर डिवाइड हुई। जो बड़े डिवीजन है उन्हें हमने क्या कहा? मेजर कैलेक्स। और फिर बाद में जो फर्दर डिवाइड हुई उन्हें हमने क्या कहा? माइनर कैलेक्स। मेजर, माइनर। ठीक है। हालांकि वहां बनाने में मेजर रह गए हैं, कि दिख नहीं रहे हैं मेजर, जो मैंने लास्ट चित्र बनाया, लेकिन यहां पे मैंने क्लियर कर दिया। मेजर कैलेक्स, माइनर। माइनर कैलेक्स किसके साथ लगे हुए हैं? पिरामिड्स के साथ। और पिरामिड्स के किस हिस्से के साथ जुड़े हैं? वो पैपिला वाला हिस्सा ही आएगा वहां पर। ठीक है। इसके बाद हमने बताया आपको इस कोर्टेक्स वाले रीजन में और इस पूरी किडनी के अंदर क्या है? इसके अंदर है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रॉन। कौन? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन को दूसरा नाम क्या है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितनी है एक किडनी में? 10 लाख। 1 करोड़। आपकी एनसीईआरटी ने कितनी कहा है? 1 मिलियन का है ना। तो इधर उधर का जो पड़ा हुआ है उसे भूल जाओ भैया। 1 मिलियन कहा? कितना कहा इसने? 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं? हाँ, 1 मिलियन में 10 लाख। मैंने एक दिन समझाया था ना तुम्हें। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटालियन। तो फिर अब इतनी देर से जवाब क्यों दे रहे हो तुम? 1 मिलियन किसके बराबर, कितने के बराबर होता है? 10 लाख। तो एक किडनी में कितनी? 10 लाख के करीब कौन है? नेफ्रॉन। एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन है बच्चे? 10 लाख नेफ्रॉन है। फिर तो नेफ्रॉन की स्टडी बनती है। हाँ, इतनी सारी नेफ्रॉन है। और यही कैसी यूनिट है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। काम ही नहीं करना है तो भैया जिस यूनिट के हमें काम को पढ़ना है उसे तो पढ़ना पड़ेगा। यही तो यूरिन बनाएंगी। फंक्शनल का मतलब है किडनी में क्या बनता है आपके? हैं? फिल्टर होता है किडनी में। क्या फिल्टर होता है? यूरिन फिल्टर होता है। वो तो फिल्ट्रेट है। फिल्टर ब्लड होता है। यूरिन तो फिल्ट्रेट है। यूरिन क्या है? वो तो फिल्ट्रेट हुआ है इसका। इसका मतलब यूरिन बना। यूरिन कहाँ बनता है? हैं? यूरिन कहाँ बनता है? किडनी में। यूरिन कहाँ बनता है? यूरिया कहाँ बनता है? यूरिया बनता है लीवर में। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में। और यूरिन कहाँ बनता है? ब्रेक देखो 5 मिनट का। अच्छा, ब्रेक दूं? सर टाइम हो गया। ये टाइम थोड़ा सा, थोड़ा सा, 5-10 मिनट रुक जाओ बस, करने वाला हूं मैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मैं पुरानी बताऊंगा, सरसरा बताऊंगा, है ना। डिटेल हम कल ही पढ़ेंगे, चिंता मत करें। डिटेल आपको कल ही पढ़ेंगे। चलो मैं रिपीट कर देता हूं जिससे कि तुम्हारे दिमाग में जो बर्डन आया ना
कुछ नहीं मैंने कराया, मैंने कहा है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ही आपके एक्सक्रीटा है। Yes, sir. एक्सक्रीट नाइट्रोजनस एक्सक्रीटा 3 बेसिक है आपके, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सबसे पॉइजनस कौन है? अमोनिया। सबसे ज्यादा पानी किसे चाहिए? अमोनिया को। डिफ्यूजन द्वारा कौन सा जाता है? अमोनिया। Yeah. ठीक है। उसके बाद है किस एक्सक्रीटा को निकालने के लिए किसी खास ऑर्गन की जरूरत नहीं है? अमोनिया, क्योंकि गैस है। Yes. गैस को निकालने के लिए किसकी ऑर्गन की जरूरत है? सबसे सरल तरीका तो है जहां बने वहीं से पास आउट कर दो ना। नंबर 2, लेस हार्मफुल यूरिया, लेस हार्मफुल यूरिया। कम पानी की जरूरत, सबसे कम पानी की जरूरत यूरिक एसिड, सबसे लिस्ट हार्मफुल यूरिक एसिड। जो सबसे कम हार्मफुल होता है वो ज्यादा देर तक बॉडी में रोका जा सकता है, इसकी सीधी सी बात ये भी ना। तीसरे नंबर पे हमने अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक एंड यूरिकोटिलिक बताया आपको, वो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर हमने आपको डेवलपमेंट बताया कि भैया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लोअर फाइलम टू बिगर फाइलम कैसे गए हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे गए हैं, लोअर फाइलम टू हायर फाइलम कैसे गए हैं। पहले डेवलपमेंट पढ़ा है हमने, उसके बाद हम ह्यूमन पे आ गए। ह्यूमन के हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन को पकड़ लिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की जब हमने बात की तो भैया एक्सक्रीटरी ऑर्गन को 2 तरह से डिवाइड किया गया। एक तो प्रिंसिपल ऑर्गन, प्रिंसिपल तो एक ही है, मुख्य तो एक ही है, कौन? किडनी। लेकिन एसेसरी कौन कौन है? लीवर, लंग्स एंड स्किन, ये भी आपके एसेसरी है। ठीक है। अब अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन ना ऐसे पढ़े, प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन या ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन को पढ़े तो दूसरा क्लास में इसके आते हैं किडनी आती है, इसके अंदर यूरिटर आता है, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर आता है, इसके अंदर यूरिथ्रा आता है। ठीक है। फिर हमने देखा भाई इसमें सबसे बेसिक तो जो है हमारा यूरिटर, किडनी, यूरिथ्रा, इन्हें पकड़े तो सबसे पहले हमने किडनी को पकड़ा। इसको पकड़ा, किडनी। किडनी कितनी है आपके अंदर? एक पेयर है। किस रंग की है? रेड ब्राउन कलर की है। किस शेप की है? वी शेप की है। कहाँ है? लोअर एब्डोमिनल टुवर्ड द डोर्सल साइड है। कहां से कहां तक फैली है? लास्ट थोरेकिक टू थर्ड लंबर तक फैली है। लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर है। विड्थ कितनी है? 5 to 7 सेंटीमीटर है। थिक कितनी है? वेट कितना है? 120 से 170। Yes, sir. ठीक है। अगर हम शेप की बात करें तो किडनी के अंदर, किडनी की शेप कोई अगर हम देखें, बीन शेप कोई देखें तो बीन शेप में तो एक कॉनकेव साइड होती है, एक कॉन्वेक्स साइड होती है। इसकी कॉन्वेक्स साइड को क्या कहा गया है? हाइलम। हाइलम से क्या हो रहा है? फेस, आर्टरी, यूरिटर, है ना, नर्व एंटर कर रही है और बाहर निकल रही है। यहीं से कौन कौन सी आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर रही है? केवल रीनल आर्टरी। कौन सी वेन ब्लड लेके जा रही है? रीनल वेन लेके जा रही है। कौन लेके जा रही है? रीनल वेन लेके जा रही है। क्या निकल रहा है? अच्छा हाँ, अगर हम इसकी हाइलम वाली साइड से देखें, हाइलम वाली साइड से जहां यूरिटर जुड़ी हुई है अंदर की तरफ देखें तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है? कीप शेप दिखाई देता है। कीप शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पेल्विस। पेल्विस क्या पेल्विस क्या रेगुलर है या बटा हुआ है? ये शेप है या बटा हुआ है? बटा हुआ है, डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड हिस्से क्या कहलाते हैं? कैलेक्स कहलाते हैं। ये भी पहले मेजर बटे हैं फिर माइनर बटे हैं, तो इसी आधार पे इन्हें क्या नाम दे दिया गया? मेजर एंड माइनर। अगर हम किडनी को देखें, कट काटे किडनी का, काट काटे तो सबसे बाहर की तरफ क्या दिखाई देता है? उसमें कवरिंग दिखाई देती है। इसकी कवरिंग को क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बाद क्या है? कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाहर क्या है? मेडुला है। मेडुला में कौन स्थित है? पिरामिड्स हैं। पिरामिड्स का एक ब्रॉड शेप है, एक पिन शेप है, यानी सिर्फ एपेक्स सेड है। एपेक्स सेड को क्या कहा गया है? पैपिला। क्या कहा गया? पैपिला कहा गया। पिरामिड्स के बीच बीच में जो कोर्टेक्स अंदर एंटर हुआ है, जो कोर्टेक्स का हिस्सा है वो बाहर कोर्टेक्स का है, उसे हमने क्या नाम दिया है? कॉलम ऑफ कर्टेनी कहा है। इन्हें क्या कहा हमने? कॉलम ऑफ कर्टेनी कहा गया। ये कोर्टेक्स वाला हिस्सा और कुछ मेडुला वाला हिस्सा भी, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स भरे हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर है जो इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहा है। उन्हें हमने क्या नाम दिया? नेफ्रॉन कहा है या यूनिटैरस ट्यूब्यूल्स कहा है। एक किडनी में लगभग इनकी संख्या कितनी है ह्यूमन में?
1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब है। इतनी सी बात है, बताइए आपको। इतनी बात सब बच्चों को मोटी मोटी याद हो। इसमें ऐसी कोई बात है जो याद नहीं हुई होगी? अगर हम यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखें, नेफ्रॉन को देखें, तो इसके स्ट्रक्चर के कितने भाग दिखाई देते हैं? 2। कितने? एक इसका ग्लोमेरुलस भाग है और एक इसका ट्यूबुलर पार्ट है। कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं? ग्लोमेरुलस और एक ट्यूबुलर। ग्लोमेरुलस टफ्ट है, गुच्छा है। किसका? कैपिलरीज का। किसकी है ये कैपिलरीज? ये एफरेंट आर्ट्रियोल कहां से आया है? कौन सी आर्टरी की ब्रांच है ये? रीनल आर्टरी की ब्रांच है, आर्ट्रियोल की ब्रांच है। बल्कि आर्टरी किसमें डिवाइड होती है? आर्ट्रियोल में डिवाइड होती है बाद में जाके, फिर वो फर्दर डिवाइड होगी। तो कितनी कितने जगह डिवाइड हुई वो? 10 लाख। रीनल आर्टरी तो एक ही घुसी, आर्ट्रियोल बनी, फिर उसमें से उन आर्ट्रियोल में से फिर फर्दर डिवाइड होके क्या बनी? एफरेंट एफरेंट आर्ट्रियोल बना। एफरेंट आर्ट्रियोल कितनी हुई? एक में एक घुसेगी तो 10 लाख है। और फिर वो आगे जाके क्या हुई? कैपिलरीज में बदली। कैपिलरी में बदली क्या नहीं? तो यानी कितना बारीक काम आपके हो, कितनी बारीक हो गई होगी आपकी किडनी में। और उसमें कुछ स्टोन फंस जाए, उसमें क्या फंस जाए? कोई स्टोन, देन व्हाट विल हैपन? ब्लॉकेज है, और नर्व दब जाए, उससे किडनी वो स्टोन बड़ी सी हो जाए तो बड़े से हिस्से को दबा लेगी। छोटे मोटी ब्लॉकेज का तो आपको पता भी नहीं चलता। जब वो ब्लॉकेज बहुत बड़ा हो जाता है, नर्व को दबाने लगता है, नर्व की ब्रांच को दबाने लगता है, तब आपको पेन होता है, स्टोन पेन हो रहा है। क्या हो रहा है? किन्हें होता है? जिसकी किडनी में स्टोन हो। किसकी किडनी में स्टोन होता है? बहुत सारों के होता है। जो बचपन से पानी कम पीते हैं उनमें तो प्रायोरिटी बनी रहती है ना। फ्रूट वेजिटेबल्स कम खाते हैं, चाट पकोड़े दही मोमोज ज्यादा खाते हैं। कोई जो ये ना खाता हो। हैं? इसका मतलब उनकी फैमिली हिस्ट्री में चल रहा है कहीं ना कहीं कुछ, या वो पानी गंदा पी रहे हैं, पानी वो कैल्सिफाइड पी रहे हैं। पानी क्या पी रहे हैं? अब पानी का स्रोत भी तो देखना पड़ेगा, कौन सा पानी वो पी रहे हैं। पानी साफ हो तो उसके पहले बन चुकी है, उसने पानी साफ पीना बाद में शुरू किया है ना। कहीं ना कहीं तो है गड़बड़, ऐसे थोड़ा ना बन जाती है ऐसे। हाँ, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना। ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट है भाई किडनी। पालक में ऑक्सीलेट है, टमाटर में ऑक्सीलेट है ना, बैंगन में ऑक्सीलेट है। वही किडनी के बना रहे हैं, तो भैया यहां से जा रहा है। पानी पीने कम पीने का मतलब है तो छोटा मोटा अगर बना होगा तो भैया फ्लो इतना होगा, वो बहा के ले जाएगा। बनते तो सब में है ये ऑक्सीलेट, ऐसा नहीं है कि मेरे में ऑक्सीलेट नहीं बनते, या आप में नहीं बन रहे। ऑक्सीलेट बन रहे हैं, उन्हें एक्युमुलेट ना होने दो, इकट्ठा ना होने दो, है ना। भागो दौड़ो, एक्सरसाइज करो, पानी खूब पियो, यूरिन पास करो बढ़िया तरह से, प्रेशर वाला आउटलेट जो है बढ़िया रखिए आप, तो बनने की संभावना कम रहती है। ठीक है नहीं? अभी जिक्र करेंगे, अभी आएंगे ये चीजें, एबनॉर्मलिटीज आएंगी। सारी एबनॉर्मलिटी मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि वो ह्यूमन से जुड़ी हुई है, और जब हमसे जुड़ती है तो हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए। लंग्स के बारे में सावधान हुए नहीं आप? बीड़ी सिगरेट छोड़ दी? आपने कहा हम पीते ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और लंग्स के बारे में, डस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। डस्ट वाला एलर्जी, एलर्जी तो आप बचपन से पैदा, एलर्जी क्या है? बचपन से पैदा, जन्म से पैदा होके होते हैं ना, जब आप कुछ ना कुछ एलर्जी आ जाती है, तो उनसे आपको बचना है, डस्ट से बचना है, स्मोक से बचना है ना। और तीसरी क्या बताई थी हमने? ब्रीदिंग बढ़िया करनी है, लंबी लंबी सांसें लेके। देखो हर एक ऑर्गन एक्सरसाइज मांगता है। अगर पानी भी एक जगह रखे रखोगे ना, नहीं हिलाओगे, तो क्या होगा? वो तालाब का पानी इसलिए जल्दी सड़ जाता है, नदी का पानी नहीं सड़ता। नदी का पानी लगातार फ्लो है, तालाब का पानी एक जगह रुक गया है ना। कुएं का पानी भी नहीं सड़ता क्योंकि लगातार पानी आ रहा है उसमें से, कोई से निकाल रहा है दूसरा, उसमें नीचे से पानी आ। गड़बड़ वहीं होगी जहां ब्लॉकेज हो जाएगा।
तो अपना बेटा एक्सरसाइज वगैरह खूब करके रखो, तो आपका ये काम होगा। कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सब बच्चे यहाँ तक स्टडी करके आएंगे। और मंडे में क्या है आपका? किसका? प्लांट किंगडम। कौन बोला? वो टेस्ट भी है, वो सैटरडे में है आपका। मंडे में तो प्लांट किंगडम का नहीं है, एनिमल किंगडम का है ना? क्लियर? सब बच्चे अच्छी तरह से याद करके आएंगे, हम टेस्ट पेपर बनाना शुरू कर देंगे आपको। थैंक यू। अच्छा, इजी और उसकी क्या पहचान है बेटा?